4 का जो पेपर है उसको अपन लेकर आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही आप कमेंट्स में किसी भी पेपर के बारे में बात करते हो, किसी भी टॉपिक्स या किसी जीके के क्वेश्चंस के बारे में आप मुझे बताते हो, तो मैं उसी बिंदु से संबंधित टॉपिक लेके आ जाता हूँ। PS04 का ये आपके 2020 का पेपर है और इस पेपर को हम यहाँ देखने वाले हैं। इस पेपर का नाम है इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भारतीय राजनीति का एक परिचय। ये पेपर आपका 3 खंडों में बटा है। पहले खंड का नाम है ए और दूसरे का नाम है बे और तीसरे का नाम है से। पहले खंड में छोटे छोटे प्रश्न हैं और उनके आंसर आपको कम शब्दों में देने हैं, मतलब 2 या 3 लाइन में देने हैं, 30 शब्दों में। इसको आप 3 लाइन समझ सकते हो अपनी कॉपी के, जैसे ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन। तो मैक्सिमम 3 लाइनों में आपको इनके आंसर्स देने हैं। तो पहला सवाल देखिए आप, ये प्रस्तावना दे रखी है कि हम भारत के लोग, है ना, फिर पूरी जो प्रस्तावना है वो फिर एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रस्तावना के जो शब्द हैं मेन जैसे धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, ठीक है, इनके बारे में आपको इसमें समझाना है, जो हम आगे समझेंगे। भारतीय संसद के घटक बताइए, ये आपका छोटा सवाल है। देखिए, जो संसद होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है राष्ट्रपति और दूसरी होती है लोकसभा और तीसरी होती है राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर भारत की संसद बनती है। अब सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो राष्ट्रपति होता है वो ना ही लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन संसद में वो इतना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से कोई कानून पास होता है तो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही वो कानून बनता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, तीसरा प्रश्न जो है वो इस तरीके से है, कोई भी वाद जो मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन से संबंधित हो वह सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मूल अधिकारों का, अगर कोई नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो ये सुप्रीम अधिकार के मूल अधिकार क्षेत्र है। और भारतीय संसद की शक्तियाँ, भूमिका व प्रतिष्ठा के ह्रास होने के कोई 2 कारण बताइए। देखिए, दुनिया के जितने भी देश हैं उन पर संसद होती है, डाइट होती है, और जैसे अमेरिका में कांग्रेस होती है, ठीक है। और तो इस तरीके से जो है, तो आजकल क्या हो रहा है दुनिया में कि ये जो अंग होता है, यानी संसद होती है, कांग्रेस होती है, संसद इक्वल टू कांग्रेस, यानी जैसे हमारे यहाँ संसद है ऐसे अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं। तो दुनिया में क्या हो रहा है कि ये जो संस्था है, यानी जो संसद है, उसमें कमी हो रही है, ह्रास हो रहा है इसकी भूमिका में, इसकी शक्तियों में। तो इसकी क्या वजह है, इसकी वजह हमें इसमें कारण बताने हमें कि क्या कारण है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है दरअसल कि जो राजनीतिक ताकतें हैं, जो राजनीतिक जो नेता हैं वो काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं और वो अपने फैसले खुद लेने लगे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि लोकसभा में सभी सदस्यों से डिस्कशन करने के बाद कानून बनना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ भी और विदेशों में भी अध्यादेश का सिस्टम है। तो अध्यादेश के जरिए क्या है, राष्ट्रपति रात के 12 बजे भी एक कानून बनाकर सामने रख सकता है। संसद को हम आगे समझेंगे पूरा डिटेल में। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक क्षेत्रीय दल है और ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्रीय दल है। तो सपा जो है यूपी का क्षेत्रीय दल है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कार्यरत है। तो ये जो क्षेत्रीय दल होते हैं इनके बारे में आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में क्या अंतर है। किसी भी परीक्षा को पास करने से पहले हमें उसके पुराने पेपर्स को देखना होता है। तो हम इसके पुराने पेपर देख रहे हैं। PS04 का ये पुराना पेपर है और इसको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे प्रश्न बनता है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, क्षेत्रवाद जो होता है इसका मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। जैसे मुंबई में आप जाओगे तो किनकी दादागिरी चलती है, मराठाओं की। यही क्षेत्रवाद का सबसे जीवंत एग्जाम्पल है। अगर आप वहाँ पर बिजनेस वगैरह करने की कोशिश करते हो तो आपको जो मराठी जो है, वहाँ के मराठी मानुस
वो आपको उस हिसाब से रहने नहीं देंगे जिस हिसाब से आप रहना चाहते हो, या हो सकता है आपको कुछ परेशानी आए बिजनेस डालने में। तो इसको क्षेत्रवाद की श्रेणी में रखा जाता है, यानी अपने अपने क्षेत्र को उच्च समझना। जबकि संविधान ने तो पूरे भारत को एक बताया है संविधान के हिसाब से, तो क्षेत्रवाद की जगह ही नहीं होनी चाहिए भारत में, क्योंकि भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हो और कहीं भी बस सकते हो और कहीं भी अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। लेकिन जो क्षेत्रवाद है वो भारत की ये जो एकता है, अखंडता है और एकीकरण है उसको कमज़ोर करता है क्षेत्रवाद। भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए की गई 2 व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। तो बहुत सीधा सवाल है ये। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके जो जजेस होते हैं या इसका जो चीफ जस्टिस होता है या जो इसके जज होते हैं उनका जो चयन है या जो उनका सिलेक्शन ये खुद न्यायपालिका खुद करती है। और एक ये जो जज वगैरह होते हैं, ये जो कोर्ट होते हैं, इनके खर्चे और इनकी तनख्वाह वगैरह जो है भारत की संचित निधि से उठता है इनका पेमेंट। तो संचित निधि से जब कोई पेमेंट उठता है तो उस पर कोई वोटिंग नहीं होती, कोई कानून नहीं होता। और न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए बहुत कठोर व्यवस्था की हुई किसी जज को हटाने की। जज को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है जो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। तो ये इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के कोई 2 कारण हैं। खंड ब आ चुका है और खंड ब में आपको 200 शब्दों में आपको आपका आंसर लिखना है। 200 शब्दों का मतलब होता है आपको लगभग 2 या 2.5 पेज भरने हैं अपनी कॉपी के। तो पहला सवाल देखिए, भारतीय संविधान एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन की व्यवस्था करता है। इस सवाल का आंसर लिखने से पहले आपको संघ का मतलब समझना होगा। सबसे पहले संघ का मतलब होता है, जैसे ये भारत में केंद्र सरकार है, केंद्र है जो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और जैसे ये राजस्थान में मुख्यमंत्री का शासन है, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, और क्या कहते हैं दिल्ली में आपकी सरकार है। इसके अलावा उड़ीसा में, पंजाब में, हरियाणा में ये मुख्यमंत्रियों की स्वतंत्र सरकारें हैं। और संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत इनको राज्य सूची और समवर्ती सूची के अनुसार इनको शक्तियाँ मिली हुई हैं, ताकत मिली हुई है। इसी तरह जो केंद्र सरकार है उसको संघ सूची से शक्ति मिली हुई है, ठीक है। तो ये स्वतंत्र सरकारें केंद्र सरकार के साथ साथ अपना अस्तित्व बनाकर अपना राज मतलब अपना संचालन कर रही है, शासन कर रही है। इसी को हम संघात्मक शासन कहते हैं, यानी इसको हम संघ कहते हैं। एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो एक केंद्र के साथ जब राज्य स्वतंत्र रूप से अपनी इकाइयों का या अपनी सरकारों का संचालन कर रहे हैं तो इसको हम संघ कहते हैं। जैसे भारत में केंद्र सरकार है और राज्यों की सरकार है, तो भारत एक क्या है, संघ है। लेकिन भारत में एकात्मकता के लक्षण भी है। मतलब इसका सिस्टम ये है कि जैसे राजस्थान अगर भारत से अलग होना चाहे तो नहीं हो सकता, पश्चिमी बंगाल अलग होना चाहे तो नहीं हो सकता, असम अगर अलग होना चाहे तो नहीं हो सकता। भारत के संविधान ने भारत को ऐसा एक सूत्र में बांध दिया है कि भारत से अगर कोई इकाई, कोई राज्य, कोई केंद्र शासित प्रदेश अगर भारत से अलग होना चाहे तो वो नहीं हो सकता। वो एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं यही आपको आपकी परीक्षा में लिखनी है, और संघात्मक लक्षण कौन से हैं यही आपको आपकी परीक्षा में लिखनी है। तो वीडियो में बने रहिए। सेकंड जो वीडियो होगा वो इसी चैप्टर पर होगा। और आप कमेंट्स ज़रूर करिए। जब आप मुझे कमेंट्स ऑप्शन में जाके जब आप मुझे कमेंट्स करोगे या मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करोगे तो मैं इस जो वीडियोस वगैरह हैं उनको जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। भारतीय संसद किस प्रकार मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण स्थापित करती है? देखिए, जो मंत्री होते हैं आपने सुना होगा स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, कैबिनेट मंत्री, तो ये होते हैं मंत्रिपरिषद जो मुख्यमंत्री। तो संसद किस तरह मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है ये चीज़ हमें सीखनी होगी। तो संसद का मतलब मैंने समझा ही दिया, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये मिलकर जो मंत्रिपरिषद होती है यानी प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्री होते हैं उसको हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। तो ये अपना मनमाना काम नहीं कर पाए, ये अपनी तानाशाही स्थापित नहीं कर पाए, ये ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे देश को नुकसान पहुँचे, तो उसको कंट्रोल करने का काम संसद करती है। ये कैसे करती है ये आपको समझना होगा आगे वीडियो में, लेकिन थोड़ा बहुत समझ लेना। आप संसद में प्रश्न उठाए जाते हैं
संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है सरकार के खिलाफ। ठीक है, संसद में बजट पास नहीं होने देना चाहता विपक्ष अगर चाहे तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे इस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा कहा था इसको हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। तो संविधान की आत्मा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत ये बताया गया है संविधान के अंदर। और अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो अपने जो मूल अधिकार है उनके हनन होने पर या उनको लागू करवाने के लिए वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है। मौलिक अधिकारों पर एक टिप्पणी लिखिए। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। इसको संविधान का जो भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो भी कहा जाता है इसको। भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत राज्यपाल की उन्मुक्तियों को स्पष्ट कीजिए। राज्यपाल को क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई है संविधान के जरिए, तो वो सारी चीज़ें हमको सीखनी है। भारतीय राजनीति में निर्जातिवाद से आप क्या समझते हैं? जो इंडियन पॉलिटिक्सल जो सिस्टम है उसमें रेसिज्म क्या है, ये आगे सीखेंगे हम। भारत में न्यायपालिका को प्रदत्त न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति क्या है? तो न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति का मतलब होता है जैसे कोई आदेश किसी सरकार ने पास कर दिया, उस आदेश को या उस कानून को हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जो हाई कोर्ट है, वो इसको देखती है कि ये कानून, ये आदेश या ये जो भी है फरमान वगैरह, तो ये सही है या गलत है। अगर संविधान के अनुसार ये संविधान के मूल्यों को या संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाता है तो इस कानूनों को या इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रद्द कर सकती है। यही न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है दोस्तों। जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद में राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज का श्री गणेश हुआ था और जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर पधारे थे। तो इसका एक पूरा अध्याय है और इसकी एक पूरी कहानी है जो हमें याद होना ज़रूरी है, तभी हम एग्ज़ाम में लिख पाएंगे दोस्तों। तो ये आपके खंड से था जिसके बड़े बड़े ये प्रश्न थे, इनके बड़े बड़े आंसर्स लिखने थे आपको। खंड बे में देखिए कोरोना काल में आपके खंड से ख़त्म कर दिया था और खंड ए और खंड बे ही रखा था एग्ज़ाम में। तो उससे पहले क्या है खंड से भी होता था और आपका शायद टाइम भी कम कर दिया इन्होंने, टाइम 2 घंटे कर दिया 3 घंटे से घटाकर, ठीक है। लेकिन जो आपकी क्वेश्चन बैंक जो दे रखी है आपके जो साइट पर, यानी वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय की साइट पर अगर आप जाओगे और इंडियन पॉलिटिक्स का पेपर देखोगे तो आपको इस तरीके से पेपर दिखाई देगा। इसमें तीनों खंड दे रखे हैं, खंड ए, खंड बे और खंड से, ठीक है। तो खंड से जो है उसमें बड़े बड़े सवाल दे रखे हैं, जैसे भारतीय संविधान की विशेषताएं बताओ, ठीक है। अब इसको आपको 5 या 6 पेज में इसको लिखना है इसका आंसर। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां और भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, पहले लोकसभा के बारे में सारी चीज़ लिखनी है। लोकसभा का चुनाव कैसा होता है, लोकसभा के सदस्य कैसे बनते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कैसे होता है, लोकसभा के पास क्या क्या शक्तियां हैं। फिर राज्यसभा के बारे में वही चीज़ें लिखनी है, राज्यसभा की शक्तियां, फिर लोकसभा राज्यसभा का अंतर लिखना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। भारत में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार और उसका मूल्यांकन, उसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। राज्यों की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका की व्याख्या कीजिए। और भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों का वर्णन कीजिए। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य अंतर बताइए। नीति निर्देशक तत्व क्या है, मूल कर्तव्य क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होता है, मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है, जो भारतीय जो संघ है यानी स्टेट का और केंद्र का, तो उसमें आर्थिक शर्तों के लिए राज्य केंद्र पर निर्भर है, इस बात का हमें स्पष्ट वर्णन करना है। क्या राज्यों को पैसा केंद्र सरकार देती है, ये सिस्टम हमको इसमें समझाना है सवाल नंबर 10 में।
भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में कई सारे दल हैं, जितने हमारे वोटर्स होते हैं उससे ज़्यादा कभी कभी दल बन जाते हैं, कभी कभी कोई निर्दलीय खड़ा हो जाता है। तो दलीय व्यवस्था के बारे में लिखना है। राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों के बारे में अपन को इसमें वर्णन करना है। मिलू जुलू सरकार के संदर्भ में क्षेत्रीय दलों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारतीय संसद के बारे में समझाना है कि भारतीय संसद के निर्वाचन में भाजपा की विचारधारा और भूमिका पर लेख लिखना है। भारत में चुनाव सुधार पर लेख लिखना है। इसमें भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दों को समझाना है। आम चुनाव के बारे में लिखना है। मतदान व्यवहार के बारे में लिखना है। ठीक है। असम की समस्या के बारे में लिखना है। पंचायती राज व्यवस्था जो मैंने अभी बताई थी आपको, नागौर से शुरू हुई थी, राजस्थान के जवाहरलाल नेहरू आए थे, वो वाली बात इसमें लिखनी है। राज्य की राजनीति की उभरती हुई प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। भारतीय लोकतंत्र क्या सफल है या असफल है? ये बड़े बड़े प्रश्न थे जो मैंने आपको समझाए। इसी तरीके से छोटे प्रश्न भी हैं, मैं इसका लिंक डाल देता हूँ आपको। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में जाइए और लिंक में जाने के बाद आप ये जो आपका क्वेश्चन बैंक है, इस क्वेश्चन बैंक को आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और फिर भी आपको डाउनलोड करने में परेशानी आती है तो आप मेरे व्हाट्सअप कीजिए मुझे 94 60 55 91 08 नंबर पर। और मैं हूँ आपका दोस्त मंजूर मानो, तो आप मुझे मैसेज करिए। और इसकी डिटेल वीडियो जो है, सेकंड वीडियो, वो कुछ ही देर में अपलोड होने वाली है, बने रहिए वीडियो पे। जैसे ही आप अपनी परीक्षा में पेपर देने लगोगे तो आपको ये वाला सवाल ज़रूर नज़र आएगा, भारतीय संविधान की विशेषताएं बताओ। ये बहुत ही सिंपल सवाल है और इस सवाल को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसमें मैं सीधा सा एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि आप जितनी भी चीज़ें पढ़ते हो इस पेपर में, PS04 में, तो आप वो सारी चीज़ें आपको भारतीय संविधान की विशेषताओं में आप लिख सकते हो। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय संविधान की विशेषताएं होती है, ये सवाल सबसे लास्ट में आना चाहिए और हमारी किताब में भी ये सबसे लास्ट टॉपिक होना चाहिए। लेकिन क्या है कि सबसे पहले इस चीज़ को हमारी किताबों में दिया हुआ है, तो हम भी इसको शुरू में ही पढ़ रहे हैं। वरना देखिए, जो मौलिक अधिकार है, अभी हम आगे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, एकल नागरिकता पढ़ेंगे हम, ठीक है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। वो सारी चीज़ें ही तो आपको इसमें लिखनी है। तो भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारे टॉपिक आपको याद रखने हैं भाइयों, कोई और चारा नहीं है इसका, ठीक है। और ये सिंपल से टॉपिक्स हैं जो आपको याद करने हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत का संविधान लिखा हुआ है, लिखित में है सबसे, और सबसे लंबा संविधान है लिखित में। अगर आप भारतीय संविधान को पढ़ोगे ना तो आप 2 घंटों में पूरा संविधान को पढ़ दोगे। लेकिन आप भारतीय संविधान पढ़ने लगोगे, यानी अमेरिका का संविधान पढ़ने लगोगे, तो आप 2-3 घंटे में उसको ख़त्म कर दोगे। लेकिन अगर भारत का संविधान आप पढ़ने बैठ जाओगे तो उसको आपको कम से कम 2-3 दिन, 10 दिन, 20 दिन लग सकते हैं, और आपको सालों लग जाएंगे भारतीय संविधान को समझने में। लेकिन अमेरिका का और दूसरे देशों का संविधान ऐसा नहीं है। ब्रिटेन का संविधान तो लिखा हुआ ही नहीं है। ये सारी बातें आपको इस पहले टॉपिक के अंदर लिखनी है जो मैं बोलता जा रहा हूँ। मैंने ये टॉपिक बोल दिया, अब मैं जो बातें बोल रहा हूँ कि इतना लंबा संविधान है, ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है, आप हमारे भारत का संविधान समझने बैठोगे तो आपको 1 महीना लग जाएगा। ये सारी बातें आपको इस टॉपिक में लिखनी है भाई, ठीक है भाई। तो मैं टॉपिक बोलूँगा, फिर उसके बाद में मैं जितनी भी बातें बताऊँगा, जितनी भी रामायण कथा जो भी है जो बोलूँगा, वो सारी बातें आपको उस टॉपिक में लिखनी है। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। तो भाई, भारत का संविधान इतना लंबा है कि उसको समझने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ तक कहा जाता है भारतीय संविधान के बारे में कि वकील जो होते हैं ना, जो काला कोट पहनकर बैठे होते हैं न्यायपालिका के अंदर, उन वकीलों के लिए भारत का संविधान स्वर्ग की तरह है, जन्नत की तरह है। यानी वो ये ऐसी चीज़ उनके हाथ लगी है भारतीय वकीलों के कि मज़ा आ गया उनको। यानी वो उन्होंने अपनी जो दिनचर्या है वो उसको ऐसी बना ली और अपनी कमाई का साधन बना लिया, क्योंकि आम आदमी इसके बारे में समझता नहीं है, तो इस चक्कर में उनकी कमाई लपक के होती है बिल्कुल। तो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने विभिन्न स्रोतों से इसमें कई सारे उपबंध लिए हैं, यानी हमारे संविधान के कई सारे अनुच्छेद और कई सारे जो
भाग हैं और कई सारे जो उपबंध है वो हमने दूसरे देशों से लिए हैं। जैसे हमने मूल अधिकार कहाँ से ले लिए? अमेरिका से ले लिए। हमने आपातकाल का सिस्टम कहाँ से ले लिया? जर्मनी से ले लिया। हमने जो नीति निदेशक तत्व है वो हमने आयरलैंड से ले लिए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो हैं ये वाले वो हमने कहाँ से ले लिए? रूस से ले लिए। तो हमने क्या है कि भारतीय संविधान में कई सारे उपबंध विदेशों से लिए हैं, इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का संविधान भी कहा जाता है। तो दूसरा टॉपिक हो गया। अब तीसरा टॉपिक पे आ जाओ, कठोर और लचीला संविधान। भारतीय संविधान में ना तो आसानी से संशोधन किया जा सकता है और ना ही भारतीय संविधान में संशोधन करना आसान है। यानी भारतीय संविधान इतना सीधा और सिंपल भी नहीं है कि जिसको रातों रात एक ही दिन में बदल दिया जाए, और भारतीय संविधान इतना कठोर भी नहीं है कि उसमें संशोधन नहीं किया जा सके। तो भारतीय संविधान को ना तो ज़्यादा कठोर बनाया गया है और ना ही ज़्यादा लचीला बनाया गया है, बीच का बनाया गया है। कोई भी चीज़ जो आपको इसमें जोड़नी है तो आप जोड़ सकते हो, और कोई चीज़ आप इसमें से हटानी है तो आप हटा सकते हो, लेकिन आपको लोकसभा और राज्यसभा का इसमें समर्थन होना ज़रूरी है। ठीक है, और राष्ट्रपति के इसमें हस्ताक्षर जरूरी है। और कई उपबंध तो ऐसे हैं जिसमें 50% राज्यों की विधानसभाओं से भी उसको पास करवाना ज़रूरी होता है। तो संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण मौजूद है। एकात्मकता का मतलब होता है जैसे ये जो पूरा भारत होता है इसको एक इकाई में बांध कर रखने के लक्षण मौजूद है भारतीय संविधान में। कैसे? भारतीय संविधान ने राज्यपाल का पद बना दिया। अब जो राज्य होते हैं उनमें राज्यपाल बिठा दिए केंद्र ने। ठीक है, अब ये जो राज्य है ना, ये अपनी मनमर्जी से शासन नहीं कर सकते, और ये भारत से अगर अलग होना चाहे तो भी ये भारत से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है, एकात्मक बनाया गया है पूरे भारत को। ठीक है, अगर भारत की केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी स्टेट को 4 भागों में तोड़ सकती है। जैसे यूपी के 4 स्टेट बनाने हो तो फटाक लगे से बन जाएंगे। ठीक है, अगर राजस्थान के 2 स्टेट बनाने हो, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, तो फटाक लगे से 2 भागों में राजस्थान टूट जाएगा। लेकिन भारत के जो संविधान ने एकात्मकता के लक्षण दिए हैं, लेकिन संघात्मकता के लक्षण भी दिए हैं। यानी भारतीय राज्यों को इतना कमज़ोर भी नहीं बनाया कि बिल्कुल भी मतलब एक कमज़ोर जो व्यक्ति होता है उसकी तरह इसको नहीं बनाया। भारतीय संविधान ने राज्यों के लिए कई सारे उपबंध दिए हैं। जैसे भारतीय संविधान ने राज्यों में एक स्वतंत्र मुख्यमंत्री की व्यवस्था का सिस्टम दिया है। इसके अलावा एक स्वतंत्र चुनाव की व्यवस्था दी है। इसके अलावा विधानसभाओं के गठन की व्यवस्था दी है। इसके अलावा राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया है। यानी जैसे राजस्थान से 10 सदस्य चुनकर कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में। तो ये जो 10 सदस्य जाते हैं ना, ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में जाकर। तो इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो राज्य सूची के अंदर स्टेट्स को दी हैं। जैसे पुलिस की व्यवस्था दी है, शिक्षा की व्यवस्था दी है, कृषि की व्यवस्था दी है, और बजट की व्यवस्था दी है। कुछ बजट नगर पालिकाएँ हैं, पंचायतें हैं, ये सब इनके पास है भाई, स्टेट के पास, राज्यों के पास। तो राज्यों में संघ व्यवस्था के लक्षण भी मौजूद है भाई, और एकात्मकता के लक्षण भी है। तो भारत एक संघ है। भारत में लगभग 28-29 राज्य हैं, मुझे ध्यान नहीं कितने हैं, आप देख लेना। तो भारत में जो राज्य हैं जितने हैं 28, जैसे 28 मान लेते हैं हम। भारत में 28 राज्य और एक केंद्र से मिलकर क्या बना गया है? भारत में संघ बनाया गया है। भारत संघ में एकात्मकता के लक्षण है और संघ के भी लक्षण है। दोनों ही लक्षण भारत के संविधान में मौजूद है। इसलिए भारत को एक संघीय देश कहा जाता है। भारत का जो संविधान है वो सरकार जो होती है केंद्र में, उसको संसदीय रूप प्रदान करता है। संसदीय रूप का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो संसद बनती है, वो संसदीय रूप भारतीय संविधान में निर्धारित किया गया है। लोकसभा के लिए स्पष्ट बातें बताई गई हैं अनुच्छेदों में, और राज्यसभा के लिए भी स्पष्ट बातें बताई गई हैं। संसदीय रूप क्या है भारत का, भारत के सरकार का? तो ये भी कभी डायरेक्ट सवाल आ जाता है। भारत की जो न्यायपालिका होती है, जो जजेज होती है, कोर्ट होती है, वो एकीकृत और स्वतंत्र है।
एकीकृत तो ऐसे है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो वो सवाई माधोपुर की कोर्ट तक लागू होगा। वो हाई कोर्ट है जो जयपुर में है या जोधपुर में है, वहाँ तक ये लागू होगा। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली में कोई कोर्ट है तो वहाँ पे लागू होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऊपर से लेकर नीचे की जो निम्न कोर्ट होती है वहाँ तक लागू होते हैं। तो एकीकृत न्यायपालिका है भारत में। लेकिन अमेरिका में एकीकृत न्यायपालिका नहीं है। अमेरिका में राज्यों की अलग न्यायपालिका है और केंद्र की अलग न्यायपालिका है। केंद्र की न्यायपालिका को वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के फैसले राज्यों में लागू नहीं होते। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है। अगर कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेती है तो उसके डिसीजन पूरे देश में लागू हो जाते हैं ऑटोमेटिक। और अगर कोई उन डिसीजंस का विरोध करता है, उन डिसीजनों को मानने से मना कर देता है कोई कोर्ट, कोई सरकार या कोई ऑफिसर, तो उसके ऊपर न्यायपालिका अपने हनन का आरोप लगा सकती है और आरोप या लगाने के बाद उसको सज़ा भी दे सकती है न्यायपालिका, उसकी नौकरी भी छीन सकती है। तो न्यायपालिका बहुत पावरफुल है भैया हमारे यहाँ पे। और स्वतंत्र न्यायपालिका है, अपने जजेस खुद नियुक्त करती है, ये अपने खर्चे खुद चलाती है और इसके जो वेतन भत्ते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका के जजेज वगैरह के, वो संचित निधि से आते हैं भारत की से। भारत के संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं भाई, बोलने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, धर्म को मानने की आज़ादी, शोषण के विरुद्ध आज़ादी, ये सारी आज़ादी हमें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मिली हुई है। और ये मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। हमारे भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात बताई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक आईने की तरह काम करते हैं राज्यों के लिए, और राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों के जरिए ही एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर होते हैं। अगर कोई राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता तो कोई भी जो नागरिक है, कोई भी जो कोर्ट है, कोई भी जो ऑफिसर है, वो कोर्ट में नहीं जा सकता उनको लागू करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये न्यायोचित नहीं है। लेकिन मौलिक अधिकार न्यायोचित है, ये हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। प्रत्येक नागरिक का एक अपने देश के प्रति एक कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों में दिया गया है। जैसे भारतीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, पर्यावरण की रक्षा करना, और क्या कहते हैं, भारतीय झंडे का आदर करना, और भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी जो यादें हैं उनको दिल में संजो कर रखना, उनकी इज्जत करना, ये सब मौलिक कर्तव्यों में दिए गए हैं, जो डिटेल में आप आगे पढ़ोगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि भारत किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता और ना ही किसी धर्म को बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन भारत जो है वो सभी धर्मों का आदर करता है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता का प्रावधान किया है, यानी भारत के जो सभी नागरिक है 121 करोड़, उनको भारत की नागरिकता मिलती है। ठीक है, और पूरे भारत के नागरिकों के पासपोर्ट जो हैं वो भारत के नागरिकों को पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। ये एकल नागरिकता की श्रेणी में आता है। अट्ठारह वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति होता है तो वो अपना मत देता है, अपना वोट देता है। इसको सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अधिकार कहा जाता है। इसमें आपको लिखनी है चीज़। 3 स्तरों वाली सरकार है हमारे यहाँ पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, जिसमें पंचायत राज्यों की सरकारें, सरपंच वगैरह, और प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, और ये जो नगर पालिका, नगर निगमों की सरकार होती है, ये स्थानीय सरकारों में आती है। तो 3 तरह की सरकार हो गई। पहली हो गई केंद्र सरकार, दूसरी हो गई राज्य सरकार और तीसरी हो गई स्थानीय सरकार। सहकारी समितियों का सिस्टम दिया गया है और सहकारी समिति बाद में जोड़ी है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो ये भारतीय संविधान की विशेषता हो गई दोस्तों।